तहसीन, जैसा कि मैंने कहा टीवी डिबेट्स में आप छाए रहते हैं, अलग-अलग चैनल्स पे लोग आपको देखते रहते हैं। तो ये बताइए, पहले तो मैं शुरुआत आपसे करूँ बातचीत की, पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, जिस तरीके की हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, जी। तहसीन खुद को कहाँ पाते हैं? किसकी तरफ ज़्यादा अलाइन पाते हैं? और किसकी पॉलिसी सबसे बेहतर तहसीन को लगती है? विशाल भाई, अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूँ, जी, हालाँकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। कभी भी मैंने कांग्रेस को छोड़कर किसी को वोट नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर कोई और दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो और वो उनका कोई उम्मीदवार हो, जहाँ हालाँकि मैं पूना से जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, लोकसभा, विधानसभा और कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं। बट हाइपोथेटिकली मान लो एनसीपी का अगर कोई उम्मीदवार हो या कोई और अलायंस पार्टनर का, मैं उन्हें वोट नहीं दूँगा। मैं सिर्फ कांग्रेस को या वोट नहीं दूँगा, नोटा कर दूँगा। मैंने सिर्फ आज तक अपनी ज़िंदगी में कांग्रेस को वोट दिया। तो ऑब्वियसली मेरा रुझान पॉलिटिकली कांग्रेस की तरफ है। मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं है। हुँ, लेकिन इंक्रीजिंगली मैं पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन हो रहा हूँ, वर्तमान पॉलिटिक्स से विशाल भाई। चाहे फिर वो लिबरल साइड या विपक्ष की साइड हो या कंजर्वेटिव साइड या भाजपा की साइड हो। दोनों भी आम आदमी टैक्स पेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ, और मैं बिल्कुल फ्री अगर आपसे भाई बात कर सकता हूं, आपको तो भाई मानता हूं, बिल्कुल आम टैक्स पेयर का खून चूस रहे दोनों पार्टीज मिलकर और सारी पॉलिटिकल पार्टीज। और ये गंदा ट्रेंड केजरीवाल जी ने शुरू किया। अब आम टैक्स पेयर का खून चूसा जा रहा है। आई एम सॉरी, इसमें जो ट्रोल होना हो, ये सच्चाई है, इस देश की हकीकत है। आपने इतनी ईमानदारी से बातचीत की शुरुआत जी। की है। जी। दिल्ली के चुनाव पर मैं बात करना चाहता हूँ और जी। क्योंकि आपने कहा कि मैं या तो कांग्रेस को वोट करता हूँ या फिर नोटा। तो ये जी। बताइए कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस है कहाँ? लोग तो कह रहे हैं मुकाबला है बीजेपी वर्सेस आप। शीला दीक्षित जैसी नेता जिन्होंने 15 साल दिल्ली पर राज किया, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी 15 सालों में। उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप कहाँ गायब हो गई? ढूंढे से नहीं मिलती कांग्रेस लीडरशिप दिल्ली में, क्या हो गया ऐसा? इसीलिए दिल टूटता है विशाल भाई, कि जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ था, जो दिल्ली की प्रगति हुई थी, वो सब माननीय शीला दीक्षित जी, जब स्वर्गवासी शीला दीक्षित थी जी मुख्यमंत्री थी, तब हुआ था। चाहे फिर वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब दिल्ली ने प्रोग्रेस किया था और वाक़ई में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस हुआ था। आज जो कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस को ये समझना होगा विशाल भाई, अगर कांग्रेस अपना स्पेस थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड रीजनल फ्रंट को, इन पार्टीज़ को कंसीड करती है, ये रीजनल पार्टीज चाहेगी कि केंद्र में बीजेपी हो और राज्य में वो हो, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और आप ये चीज देखिए, आप किसी भी सूबे में देखिए, या कांग्रेस का जनाधार, या कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वो स्पेस समाजवादी पार्टी ने ले लिया। आप आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, जहां पर भी कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को स्पेस दिया है, रीजनल पार्टीज मजबूत हो जाती है और कांग्रेस, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, ओडिशा देख लीजिए, वहां कांग्रेस ने अपना स्पेस कंसीड कर दिया तो बीजेपी ग्रो कर दी। सो रीजनल पार्टीज हमेशा चाहेगी कि बीजेपी हो। कांग्रेस को अपना स्पेस कंसीड नहीं करना होगा। कांग्रेस, इट इज अ क्राइम कि कांग्रेस इररिलेवेंट होते जा रही है दिल्ली में। और आपने बिल्कुल सही कहा, संदीप दीक्षित भाई है, अलका लांबा है, रागिनी महाजन है, हरून यूसुफ साहब है, ये कुछ लोग, अभिषेक दत्त है, ये बेचारे अपने चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। संदीप दीक्षित सब जगह जा रहे हैं, संदीप दीक्षित जी। पर बाकी कांग्रेस संगठन उस तरह से दिख नहीं रही है, ये मैं मानता हूं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव है कांग्रेस। ऑलवेज मुझे लगता है कि जब भी आप कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूत हो, नेता कितना भी मजबूत हो, आप जैसे ही उसके प्रति थोड़ी-सी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ के प्रति नाराज़गी व्यक्त करते हैं, आप एक अल्टरनेटिव तो ढूँढते हैं ना। ठीक है, किसी जी। किसी किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी हो सकता है 10 साल पहले बहुत पसंद हो। लेकिन आज 10 साल बाद अगर वो एक अल्टरनेटिव ढूँढता है, तो क्या कोई नेता उनके सामने ऐसा खड़ा है और उसकी पूरी पार्टी, उसका ऑर्गनाइज़ेशन, वो स्ट्रक्चर उसे नज़र आता है कि हाँ, मैं इससे हटकर यहाँ जाता हूँ, तो ये सब कुछ सँभाल लेंगे। वो स्पेस पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया। बिल्कुल, और ये मैं मानता हूं ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जब तक अगर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और रीजनल पार्टीज मजबूत हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी की मोनोपोली होगी नेशनल पार्टीज के अंदर, क्योंकि हुँ, हुँ। रीजनल पार्टीज अपने स्टेट्स तक सीमित होगी। आम आदमी पार्टी मान लो दिल्ली और पंजाब तक सीमित होगी, बाकी रीजनल पार्टीज अपने अपने सूबे में सीमित होगी। तो एक पैन नेशनल पार्टी सिर्फ बीजेपी रहेगी। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी मजबूती से लड़े और अपना स्पेस रीजनल पार्टीज को कंसीड ना करे। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कांग्रेस का दुश्मन बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस
ख्याल से चुनाव लड़ना चाहिए कि हम सत्ता में आएंगे। सिर्फ बीजेपी को रोकना ये मकसद नहीं होना चाहिए। अगर सत्ता के लड़ाई के अंदर अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करती है और उसके कारण जो दूसरी पार्टी हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है, सो बी इट। इट इज नॉट कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक उसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जब उसने हरियाणा में चुनाव लड़ा और 5 सीटों पे कांग्रेस हार गई। जो अगर आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट देखते हो 5 सीटों में हरियाणा में, अगर वो आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस जीत जाती। प्लस एक मोमेंटम होता, अगर आम आदमी पार्टी साथ में होती तो कांग्रेस को और 1-2 सीट दूसरी मिल जाती, वो 5 को छोड़कर। तो जैसे आम आदमी पार्टी का अधिकार है अपनी पार्टी बढ़ाना, गुजरात में वे चुनाव लड़े, कांग्रेस को दूसरी पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करना मुझे लगता है ये गलत है और नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अपनी लेगेसी को हार्म कर रही है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था दिल्ली में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि जैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई है वैसी दिल्ली के लिए जब राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे तो आप देखना कि क्या माहौल बदलेगा। वो कहाँ है यात्रा? होना चाहिए था। हालांकि देवेंद्र यादव जी ने किया यात्रा, बट ठीक देवेंद्र है। यादव और राहुल यादव गांधी में जी, फर्क है, जैसी आप समझते बिल्कुल, हैं इससे। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बट हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। और राहुल जी को मैं राहुल जी को एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स, एक अल्टरनेट विज़न देश के सामने रखना होगा। देखिए, राहुल जी के कंधों पे बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, वो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन है। लीडर ऑफ ऑपोज़िशन के होते हुए, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर है। हमने मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देखा, अब ये 11वां साल उनका अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा और 12th ईयर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। हम्म, हमारा अल्टरनेटिव विजन क्या है? हमारा, क्योंकि मैं अपने आप को विपक्ष में गिनता हूँ, मैं मानता हूँ कि बीजेपी को हराना। और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, जो अगर राहुल जी सही मुद्दे उठाए, विपक्ष सही मुद्दे उठाए, जैसे हाल में जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, मुझे लगता है पूरी तरह से वेस्ट हो गया। गलत मुद्दों को उठाया गया। और आप सरकार को इस पार्लियामेंट सेशन में पूरी तरह से हम घेरते, सरकार को हम जमीन पे ला सकते थे, बट पूरा सेशन वेस्ट हो गया। अब क्या होता है कि सरकार भी जॉर्ज सोरोस ये सारी चीजें निकालेगी, लेकिन सेशन वॉश आउट हो जाए, उसमें सरकार का फायदा है, क्योंकि सरकार को जवाब नहीं देना है डॉलर पे, सरकार को टैक्स पे जवाब नहीं देना है, सरकार को बांग्लादेश पे जवाब नहीं देना है, संसद सरकार के को बाहर सीरिया पे सवाल जवाब नहीं। किए जा रहे हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि बिल्कुल नहीं। संसद में वो रिटर्न है और संसद में कही गई चीज की वैल्यू है। बाहर आप कुछ भी बिल्कुल। बोल सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाल भाई, मैं पब्लिक में कुछ भी कह दूं, कल अगर हम्म, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और मैंने कोई बात पार्लियामेंट में कही, विशाल भाई आप भी उसको ज्यादा गंभीरता से लोगे, आप भी उसको छापोगे, उसको कैरी करोगे, उसको उस पर मुझे प्रश्न पूछोगे और उस पर नेशनल डिबेट होगा। देश की जो पॉलिसीज है वो पार्लियामेंट से तय होती है। और पार्लियामेंट वो अखाड़ा है, वो मंदिर है जहाँ पे आप, वो मंदिर है जहाँ पे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, वो अखाड़ा है जहाँ पे आप सरकार को घेर सकते हो और गिरा सकते हो। तो आप क्यों नहीं उनको मुद्दों पे घिरा रहे? बांग्लादेश में विशाल भाई, आप, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी एज ए जर्नलिस्ट, आप जियो पॉलिटिक्स समझते हो, मुझे बताइए प्लान बी क्या है हमारा बांग्लादेश के अंदर? सरकार के हम्म। पास कोई प्लान बी नहीं है। वो एनजीओ बांग्लादेश चला रहा है, वो एनजीओ वाला चला रहा है, सरकार का प्लान बी क्या है? कोई नहीं। सीरिया में हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, पहले ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और कुछ बदल जाएगा। वो तो बेचारे करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, वो एनजीओ वालों को चलने नहीं, बट वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना। हमारा प्लान बी क्या है? सीरिया में तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, भारत के इन्वेस्टमेंट्स है, विशाल के और तहसीन के टैक्स पेयर के इन्वेस्टमेंट है। सीरिया में प्लान बी क्या है हमारा? हमारे उस रीजन में इन्वेस्टमेंट क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, व्हाट इज आवर प्लान बी? हम गाजा को क्या रीबिल्ड करेंगे? उसके वजह से गुडविल मिलेगा। ऑन द सेम टाइम इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या है? जो भी हो, हम उसमें डिबेट कर सकते हैं, प्लान भी है क्या किसी को नहीं पता। सरकार खुद नहीं बताती हमें। जो पॉलिटिक्स छोड़ दो, इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं आरबीआई अपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। टैक्स रेट कितना हो गया, टैक्स टेररिज्म हो रहा है विशाल भाई हमारे देश में। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो सर्विस करता है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उसका खून चूस रहे हैं इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले।